Okay, so hello everyone, welcome to Niche Education. This is the second lecture of design of RCC, and in today's session I am going to start a new topic, that is Young's modulus of concrete. हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है जो हम लोग देखे हैं स्टील स्ट्रक्चर में, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देखे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की जब बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। सो यंग्स मॉडुलस होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इसी क्या होगा, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ये तो आपको पता है, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है जो दो टाइप का होता है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, शॉर्ट टर्म। अब इसका रीजन क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो है आपका मेनली लोडिंग के कारण होता है। शॉर्ट टर्म का मेन रीजन क्या है, ये मेनली होगा किसके कारण, लोडिंग के कारण होगा, है ना। मतलब इसमें श्रिंकेज और क्रीप है, ये सबको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। सो इफेक्ट ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन इज नॉट कंसीडर। इस केस में क्या होगा, क्रीप डिफॉर्मेशन है जो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्रीप डिफॉर्मेशन है जो कंसीडर नहीं करते हैं। और इसमें जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा EC, ये आपको याद रखना है, EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, 5000 अंडर रूट FCK। 1 मिनट। ए है जो आपका IS 456 के अकॉर्डिंग है, जो 5000 अंडर रूट FCK। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से आता है तो ये आपको याद रखना है। 5000 अंडर रूट FCK एज पर IS 456 2000, है ना। तो फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन ए आता है कि ये फॉर्मूला है जो किस बेसिस पे लिया गया है ना। सो ये फॉर्मूला है जो डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम देखेंगे वन बाय वन करके, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस। एक्चुअली जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है वो तीन तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस। इसको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में भी देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। तो अभी आपको फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो EC बराबर 5000 अंडर रूट FCK जो फॉर्मूला है, ये क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। ये क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। सो EC बराबर 5000 अंडर रूट FCK होगा, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड मॉडुलस। ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है कि किस बेसिस पे है जो फॉर्मूला IS कोड ने डिसाइड किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड मॉडुलस, है ना। टोटल 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं जिसके बेसिस पे यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है जो डिटरमिन करते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस एंड सेकेंड मॉडुलस। इस तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे कुछ देर में। सो ये तो हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, है ना। इसको डिनोट किससे किए, EC से, इसको EC से डिनोट किए, और फॉर्मूला एज पर IS 456 हो गया 5000 अंडर रूट FCK। आपको बहुत प्यार से पूछेगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो 25 है ना, मतलब M25 के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
5000 अंडर रूट एफ सी के का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बाहर आके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, फॉर M25 ग्रेड, अगर M25 ग्रेड के लिए आपको इसी का वैल्यू पूछता है शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो क्या होगा 5000 अंडर रूट एफ सी के कितना है 25 है, तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000 अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल बोले या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोले, वो था सेम। नाउ अब देखिए सेकंड वन। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और इसको सेकंड नाम दिया गया इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, है ना, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन डिसाइड किया गया। किस बेसिस पे डिसाइड किया गया, स्ट्रेन के बेसिस पे डिसाइड किया गया, है ना। स्ट्रेन के बेसिस पे कहने का मतलब है कि स्ट्रेन एक तो शॉर्ट टर्म होगा और दूसरा क्या होगा लॉन्ग टर्म होगा, दूसरा क्या होगा लॉन्ग टर्म होगा। तो ऐसा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन आपका एक तो होगा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रेन। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, ये किसके कारण होगा, ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस लोड, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस अचानक यदि किसी स्ट्रक्चर पे आपने लोडिंग किया तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट टर्म स्ट्रेन बोलेंगे, और इस स्ट्रेन के कोरिस्पोंडिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होगा उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। क्लियर है। नाउ सेकंड वन, सेकंड क्या होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेन। अब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेन है, इसका जो आपका रीजन क्या है, मतलब कारण क्या है, किसके कारण होता है, सो ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, क्रीप एंड श्रिंकेज। एक किसके कारण होगा, क्रीप और श्रिंकेज के कारण होगा, है ना, क्रीप और श्रिंकेज के कारण होगा। कंक्रीट को कास्ट करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के लिए जब छोड़ देते हैं तो ये सब इफेक्ट देखने को मिलता है, क्रीप का इफेक्ट और श्रिंकेज का इफेक्ट है जो कुछ टाइम बाद है जो दिखाई पड़ेगा, तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो क्या होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेन होगा, और इसके कोरिस्पोंडिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होगा उसको क्या बोलेंगे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। यहाँ पे क्या होगा, इस केस में लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में क्या होगा, आप क्रीप का इफेक्ट ले रहे हैं, है ना। क्रीप क्या होता है अभी हम इसको देखेंगे, है ना। सो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा EC इजकल टू, लॉन्ग टर्म को मैं लिख रहा हूं ECL, या इसको ECE भी बोलते हैं, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होगा आपको EC अपॉन 1 प्लस थीटा, EC अपॉन 1 प्लस थीटा, है ना।
तो ईसी क्या था, ईसी था आपका 5000 अंडर रूट एफ सी के एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। सो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ईसी अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है, थीटा है जो आपका क्रीप कोफिशिएंट है, थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट है ना। यहां पर देखिए जो थीटा है आपका है क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा, क्रीप कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करेगा, एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करेगा, एज ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे एक तरफ आप एज लिख दीजिए, एज, और एक तरफ थीटा का वैल्यू, ये आईएस कोड में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले 7 डेज, 28 डेज, और उसके बाद है जो आपका लास्ट में है आपका 1 ईयर, 1 ईयर। तो इसका जो वैल्यू होता है ये 2.2 होता है, 1.6 होता है, और लास्ट में 1.1 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे एज ऑफ कंक्रीट है जो इंक्रीज करेगा, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नहीं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे 7 डेज, 28 डेज एंड 1 ईयर, तो 1 ईयर पे वैल्यू कितना 1.1 है ना, जबकि 7 डेज में कितना है 2.2 है, 2.2 है ना। तो ये तो था आपका लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे देखिए ये सेम टेबल है जो आपका आईएस कोड में दिया हुआ है ना, आईएस कोड में सेम टेबल है जो आपका दिया हुआ है। यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ क्योंकि इस पे ओवर राइट हो गया। 7 डेज पे 2.2 है, 28 डेज पे 1.1 है, 1.6 है, एंड 1 ईयर पे 1.1 है। तो जैसे जैसे एज एट लोडिंग है जो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए अभी मैंने बताया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने वे है इसका, कितना तरीका है, 3 तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट मॉडुलस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड मॉडुलस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल। तो इसको ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे देखिए, सो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस एंड सेकंड मॉडुलस, ये 3 चीज आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब बनाएंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो डार्क पोर्शन है क्या है, ये आपका डायग्राम है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को देखते हैं, ITM, इसको क्या नाम दिए, ITM। टेंजेंट मॉडुलस को नाम दिए TM एंड सेकंड मॉडुलस का नाम दे रहे हैं SM, ठीक है। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या बोलता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस में कुछ नहीं करना है, आपको जो जो कंक्रीट का कर्व है उसके ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस देगा। इसका जो टेंजेंट होगा, ओरिजिन से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इसका जो स्लोप होगा ये क्या होगा, स्लोप होगा, है ना। तो ये जो स्लोप है वही क्या देगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट देगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के लिए क्या किए, ओरिजिन से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ओरिजिन आपका ये है तो यहाँ से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो ITM के लिए क्या किए, इसको बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, है ना, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस।
जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के कोरिस्पोंडिंग आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आएगा, उसको डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम दिया गया है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब देखिए चीजों को ध्यान समझना है। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब हुआ कि हर तरह के जितने भी तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में यूज होता होगा। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, डायनेमिक मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, है ना। तो जनरली ये कहाँ पे यूज होगा, यूजेज इन डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग, अब डायनेमिक लोडिंग में क्या क्या आएगा बताइए। विंड लोड आएगा, नहीं विंड लोड आएगा, और क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, अर्थक्वेक लोड आएगा, है ना, वाइब्रेशन आएगा। तो ये सब किस केस में होगा, ये सब जब अर्थक्वेक लोडिंग होगा, और अर्थक्वेक लोडिंग होगा तो इसको कौन डील करेगा, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डील करेगा। और एक कैसे ऑब्टेन होगा डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है टेंजेंट मॉडुलस, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका क्या है, टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस, तो टेंजेंट मॉडुलस में क्या करते हैं, कर्व के किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कर्व के किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट पे जो ड्रॉ किया गया है ना, यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और इसका जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या देगा, वो देगा आपको टेंजेंट मॉडुलस। वही क्या, वो क्या देगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट देगा, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट देगा। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन छोड़कर किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट देगा, है ना। अब देखिए जनरली ये जो पॉइंट लेते हैं वो प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद लेते हैं, वो क्या लेते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद लेते हैं, है ना। वो कहाँ, ये जो भी पॉइंट होगा क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ तक होता है, जहाँ तक कर्व क्या होगा, लीनियर होगा, जहाँ तक कर्व क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। तो जहाँ तक कर्व लीनियर होगा वहाँ तक क्या होगा, उसके बाद यदि कंसीडर करते हैं तो क्या देगा आपको, टेंजेंट मॉडुलस देगा, है ना। थर्ड क्या था, थर्ड है आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड है जो आपका है सेकेंड मॉडुलस। सेकेंड मॉडुलस, अब देखिए सेकेंड मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, सेकेंड मॉडुलस के लिए आपको क्या करना है, दो पॉइंट लेना है। एक पॉइंट तो ओरिजिन होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा जो कर्व पे होगा, दूसरा पॉइंट होगा कर्व पे होगा। अब ये दोनों को मिला दीजिए, देखिए ये लाइन है, ये दोनों क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, है ना। तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको सेकेंड मॉडुलस, है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड मॉडुलस बोलेंगे, और इसके कोरिस्पोंडिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होगा उसको क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। तो देखिए सेकेंड मॉडुलस में क्या होगा, एक पॉइंट तो आपका क्या होगा, ओरिजिन पे होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, कर्व पे होगा, है ना। जनरली ये जो पॉइंट कंसीडर करते हैं सेकेंड मॉडुलस, अब देखिए इसी के बेसिस पे है जो आपको डिसाइड किया गया था, कौन सा, 5000 अंडर रूट एफ सी के, इसी बेसिस पे डिसाइड किया गया है, इसी का वैल्यू 5000 अंडर रूट एफ सी के, सेकेंड मॉडुलस के बेसिस पे, है ना। अब देखिए इसमें इसका एक नाम और है, आल्सो नोन एज
also known as static modulus of elasticity। ध्यान से सुनना है चीजों को। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑफ कोर्स स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब देखिए ज्यादा यूज में है जो यही आता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक अंडर द कंडीशन ऑफ स्टैटिक लोडिंग होता है। अंडर द कंडीशन ऑफ स्टैटिक लोडिंग होता है। जैसे हमारा बिल्डिंग है ना, ज्यादातर क्या होता है इसमें लाइव लोड आता है, तो स्टैटिक लोडिंग के ये क्या हुआ, एग्जांपल हुआ है ना। तो यही है जो ज्यादा यूज में आता है और यही कारण है कि इसके बेसिस पे ही डिसाइड किया गया है क्या, इसी बराबर 5000 √FC है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि जो IS कोड फॉर्मूला दिया है 5000 √FC किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड मॉडुलस। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड मॉडुलस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये किसी पार्टिकुलर स्ट्रेस लेवल के कोरिस्पोंडिंग होगा, किसी पार्टिकुलर स्ट्रेस लेवल के कोरिस्पोंडिंग होगा, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। किसी पार्टिकुलर स्ट्रेस लेवल के कोरिस्पोंडिंग होगा। ये जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा यहाँ पे, मतलब सिग्मा का जो वैल्यू होगा, इस यहाँ पे जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो होगा 1/3 ऑफ FCK। क्या बात है, 1/3 ऑफ FCK है ना, 1/3 ऑफ FCK। सो ये जो पॉइंट डिसाइड किया गया है किस स्ट्रेस लेवल पे डिसाइड किया गया है, ये पॉइंट डिसाइड किया गया है एट स्ट्रेस लेवल at a stress level 1/3 ऑफ FCK। मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/3 पे यदि हम पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट आप वो ले लीजिए 1/3 पे और दूसरा पॉइंट कहाँ ले लीजिए, ओरिजिन पे। दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, है ना। दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप ही क्या देगा, सेकेंड मॉडुलस देगा। उस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, सेकेंड मॉडुलस देगा। तो क्या क्या डिस्कस किए इसमें, ITM इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, जिसको डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी बोला जाता है। सेकेंड डील किए टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस के लिए क्या करना है, किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लेना है, कर्व पे कोई भी पॉइंट लेना है और उसको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट का, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, टेंजेंट मॉडुलस देगा, है ना। और थर्ड है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्या हो गया आपका सेकेंड मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। एक कहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट लेंगे कर्व पे और दूसरा पॉइंट लेंगे ओरिजिन पे, उसके बाद दोनों क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। इस लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या देगा आपको, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या देगा, सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट देगा, है ना। ये किसके कोरिस्पोंडिंग लेते हैं, एट द स्ट्रेस लेवल ऑफ FCK बाय थ्योरी 1/3 ऑफ FCK। तो ये सब है जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको सही से समझना है। इससे टेस्ट में क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रीप ऑफ कंक्रीट को थोड़ा सही से समझते हैं। क्रीप ऑफ कंक्रीट को थोड़ा सही से देख लेते हैं। सो क्रीप ऑफ कंक्रीट होता क्या है, क्योंकि अभी हम इसका काफी डिस्कस किए थे इसके बारे में। इट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, डिफिनेशन है जो इट सेल्फ इंपॉर्टेंट है। इट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन लोडिंग और कंटिन्यूअस लोडिंग। सस्टेन लोडिंग और कंटिन्यूअस लोडिंग, इसका मतलब ये मेनली क्या होगा, डेड लोड के कारण होगा। नहीं, ये मेनली होगा किसके कारण होगा, डेड लोड के कारण होगा, है ना। अगर लाइव लोड भी बहुत दिनों तक कंटिन्यूअस लग रहा है तो उसके कारण भी होगा, लेकिन मेनली किसके कारण होगा, डेड लोड के कारण होगा। क्योंकि डेड लोड तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रक्चर पे एक्ट करता रहेगा, है ना। सो इट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन लोडिंग। सेम स्टेटमेंट आपका एग्जाम में लिखा हुआ आएगा और बोलेगा इस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रीप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। इट इज टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऑफ कोर्स किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग देखे थे 7 डे पे 2.2 था क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू,
28 डेज पे 1.6 था और 1 ईयर पे कितना था, 1 ईयर पे था आपका 1.1। तो ये टेबल है जो आपको इंपॉर्टेंट है ना। 7 डेज पे क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू 2.2, 28 डेज पे 1.6 और 1 ईयर पे कितना हो गया 1.1 हो गया। तो क्या देखें, इसको याद भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दे देता है, आपको मन है तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में दे देगा। 2.2 है, 1.6 है, 1.1 है। तो यहाँ पर देखिए कितना 0.6 है जो डिक्रीज किया है, 0.6 है डिक्रीज किया है, और यहाँ पे 0.5 है जो डिक्रीज किया है। ठीक है। सो सेकेंड थिंग कि जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग है जो इंक्रीज करता है, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। मतलब टाइम जब इंक्रीज करेगा तो आपका थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब टाइम इंक्रीज करता है तो थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ को, है ना। ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ए क्या है, ए आपका t इक्वल टू 0 है। ए सपोज कीजिए t इक्वल टू 1 ईयर है और ए t इक्वल टू है जो आपका 15 ईयर है। 15 ईयर। स्टार्टिंग में क्या किया आपने, इंस्टेंटेनियस लोडिंग किया, मतलब सडन इसमें लोडिंग किया। कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट का उसमें क्या किया आपने, सडन उस पर लोडिंग अप्लाई किया। तो क्या होगा, अचानक उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, उसके कारण डिफॉर्मेशन आएगा और उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। तो उस स्ट्रेन को बोला गया इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। जो यहाँ से ओ से ए इसको बोल देते हैं, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ। तो ओ से ए तक जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन है, और इसी को इलास्टिक स्ट्रेन भी बोला जाता है। इसका एक नाम और क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम पॉइंट ए पे अनलोडिंग करते हैं, अगर पॉइंट ए पे हम अनलोडिंग कर दें तो क्या होगा, वापिस है जो वो स्ट्रेन क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। वापिस स्ट्रेन क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, है ना। मतलब वापिस है जो स्ट्रक्चर है अपना इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक स्ट्रेन और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। अब क्या किए, और लोडिंग किए, इसके बाद लोडिंग है जो और कंटिन्यूअस किए, है ना। तो जब लोडिंग कंटिन्यूअस करेंगे, सपोज कीजिए कि 1 ईयर तक हम लोडिंग करते रह गए, 1 ईयर तक है जो लोडिंग करते रह गए, तो इसके बाद क्या होगा, कुछ स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, क्रीप स्ट्रेन बोलेंगे। इस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, क्रीप स्ट्रेन बोलेंगे, क्योंकि काफी टाइम तक है जो लोडिंग आपने किया है ना। अभी हमने देखा कि ये क्या क्रीप है जो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है ना। तो इसके कारण कुछ क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, जो एक तरह से परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, वो क्या होगा, क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा, है ना। और फाइनली है जो ये क्या होगा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा, है ना। अगर और लोडिंग को आगे तक बढ़ाएं तो क्या होगा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम अनलोडिंग करेंगे। अभी तक तो क्या कर रहे थे, लोडिंग कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लोडिंग कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, मतलब लोड को हटा देंगे। जब लोड को हटा देंगे तो क्या होगा, कुछ तो स्ट्रेन है जो तुरंत है जो रिकवर हो जाएगा, कुछ स्ट्रेन है जो क्या होगा, तुरंत रिकवर हो जाएगा। उसको क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस रिकवरी और इलास्टिक रिकवरी, और इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी, है ना। ठीक है, कुछ क्या होगा, कुछ है जो आपका कुछ देर बाद रिकवर होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रीप रिकवरी। इसको क्या बोलते हैं, क्रीप रिकवरी और प्लास्टिक रिकवरी, है ना। क्रीप रिकवरी इसको बोलते हैं। सेकंड क्या होगा, क्रीप स्ट्रेन रिकवर, क्रीप रिकवरी। इसको मैं हटा देता हूं, ये क्या हो गया, क्रीप रिकवरी हो गया। चीजों को काफी ध्यान से सुनना है, तभी ये जो क्लियर होगा। ये क्या होगा, क्रीप रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ स्ट्रेन ऐसा होगा जो कभी रिकवर नहीं होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, रेसिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ही हम अनलोडिंग करेंगे, ये अनलोडिंग का कर्व है आपका, जैसे ही आप अनलोडिंग करेंगे, जैसे ही आप अनलोडिंग करेंगे, मतलब लोड क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना।
जब अनलोडिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ स्ट्रेन है जो तुरंत है जो रिकवर हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस रिकवरी और इलास्टिक रिकवरी। कुछ स्ट्रेन है जो क्या होगा, कुछ देर बाद रिकवर करेगा, उसको बोल देंगे क्रीप रिकवरी। उसको क्या बोल दिए, क्रीप रिकवरी। और कुछ है जो क्या होगा, कभी भी रिकवर नहीं करेगा, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर वो रिकवर नहीं करेगा, उसको बोल देते हैं क्रीप, रेसिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो क्लियर हो गया है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, T=0 पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस लोड लगाएंगे, उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको बोला मैंने इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। उसके बाद लोड को क्या है, एक फिक्स टाइम तक है जो लगाए रखेंगे, जैसे 1 ईयर तक है जो देखिए लगाए रखें। अब इसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको क्रीप स्ट्रेन बोल दिए, है ना। और लोडिंग को आगे बढ़ाते गए तो क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, ये अल्टीमेट स्ट्रेन तक जाएगा। यहाँ पर क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेन है, देखिए T=50 ईयर पे क्या होगा, ये अल्टीमेट स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके कोरिस्पोंडिंग यदि हम स्ट्रेन देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसके बाद और लोडिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किए, सडन है जो हम अनलोडिंग कर दिए। सडन जब अनलोडिंग करेंगे तो कुछ स्ट्रेन होगा जो क्या होगा, इंस्टेंटली है जो रिकवर हो जाएगा, जिसको इंस्टेंटेनियस रिकवरी बोलेंगे और इसको इलास्टिक रिकवरी बोलेंगे, है ना। कुछ है जो क्या होगा, कुछ स्ट्रेन है जो कुछ देर बाद रिकवर होगा, इसको हम लोग क्रीप रिकवरी बोलेंगे, है ना। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ स्ट्रेन ऐसा होगा जो परमानेंट, इसमें क्या होगा, परमानेंट एक्ट करता रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब देखिए, जो क्रीप स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप कोफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन। तो क्रीप कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलास्टिक स्ट्रेन क्या हो गया आपको, इलास्टिक स्ट्रेन हो गया, सपोज कीजिए एप्सिलॉन नॉट इलास्टिक, इधर क्या हो गया, एप्सिलॉन क्रीप। तो क्रीप स्ट्रेन बराबर क्रीप कोफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन, तो यहां से क्या आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, थीटा का वैल्यू हो गया क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बटा इलास्टिक स्ट्रेन। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी पे मैं आज एक न्यूमेरिकल करूंगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वो मैं करूंगा। तो क्रीप कोफिशिएंट का क्या हो गया, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बटा इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। अच्छा एक बात बताइए, टोटल स्ट्रेन में क्या क्या आएगा, टोटल स्ट्रेन में आपका क्रीप स्ट्रेन भी आएगा और इलास्टिक स्ट्रेन भी आएगा, है ना। टोटल स्ट्रेन या अल्टीमेट स्ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें क्रीप स्ट्रेन भी आएगा और इलास्टिक स्ट्रेन भी आएगा, है ना। जब टोटल स्ट्रेन की बात करेंगे तो टोटल स्ट्रेन इज द सम ऑफ क्रीप स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। सबसे पहला क्या होगा, माइल्ड स्टील होगा। सबसे पहले क्या है, माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील में देखते हैं क्या क्या होगा। माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होता है क्या होता है, Fe250 होता है, Fe250 होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, इसमें लो होगा, जनरली एग्जामिनेशन में माइल्ड स्टील और आपका HYSD में डिफरेंस पूछा जाता है। माइल्ड स्टील और HYSD में क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाता है। सो माइल्ड स्टील और HYSD में यदि डिफरेंस पूछे तो उसको कैसे हम लोग है जो एक्सप्लेन करेंगे, उसी को हम लोग देखते हैं। तो माइल्ड स्टील में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, लो होगा। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 250 होगा, है ना। इट्स सो क्लियर एंड डेफिनेट यील्ड पॉइंट। आपको पता है कि माइल्ड स्ट्रेंथ का जब ग्राफ बनाते थे तो क्या शो करता था, ए वेल डिफाइंड है जो यील्ड पॉइंट को शो करता था। यहाँ पे देखिए, ये आपका माइल्ड स्टील का है, एक किसका है, माइल्ड स्टील का ग्राफ है। ये क्या है, Fe415 का है। HYSD में आपका दोनों आता है, Fe415 भी आता है और Fe500 भी होता है। सो जैसे जैसे ग्रेड है जो बढ़ाते हैं उस तरह वैसे वैसे क्या होता है, आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ता जाता
अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन है जो बढ़ता जाता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन डक्टिलिटी क्या होगा? डक्टिलिटी आपका रिड्यूस होता जाएगा। डक्टिलिटी क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा। सो एज परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन डक्टिलिटी क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा, है ना। सो डक्टिलिटी क्या होगा? माइल्ड स्टील का हाई होगा। यूजेज कहाँ पे यूज करते हैं? माइल्ड स्टील का जो जनरली यूज करेंगे, आगे जब हम इस सब का डिजाइन पढ़ेंगे कॉलम वगैरह का, तो वहाँ पर देखेंगे लेटरल टाई में यूज करते हैं, लेटरल टाइज इन कॉलम और एज ए नॉमिनल रिइंफोर्समेंट। अभी मैं नॉमिनल रिइंफोर्समेंट बोल रहा हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्या होता है। सो जब हम बीम का डिजाइन करेंगे या फिर स्लैब का डिजाइन करेंगे तो देखेंगे कि अगर रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं भी हो तो हम नॉमिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो बेसिक यूज इसका क्या है? लेटरल टाइज में यूज कर सकते हैं, कॉलम में, और नॉमिनल रिइंफोर्समेंट में इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन है आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जिसको HYSD बोलते हैं। जब HYSD की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा। कार्बन क्या होगा? हाई परसेंटेज होगा। यहाँ पे जो कार्बन है जनरली आपका लेस देन 0.15% होता है, लेस देन 0.15% होगा। लेकिन HYSD में कितना होता है? 0.20% होता है। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉट क्लियर डिफाइंड यील्ड पॉइंट। इस केस में क्या होगा? कोई क्लियर वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता। आपको पहले भी पता है जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया था, है ना। यहाँ देखिए, ये आपका HYSD का ग्राफ है, ए वाला। तो यहाँ पे आपका यील्ड पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, जबकि माइल्ड स्टील में देखिए क्लियर है। ये क्या है? ये आपका क्लियर है ना, जबकि यहाँ पे नहीं है। सो यील्ड स्ट्रेंथ आपका क्या होगा? 415 होगा या 500 मेगापास्कल होगा, है ना। टाइप इसकी बात करते हैं तो दो टाइप का होता है HYSD, हॉट रॉड HYSD बोलते हैं एंड कोल्ड वर्क HYSD बोलते हैं, और इसी को टॉर स्टील भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कोल्ड वर्क HYSD को क्या बोलते हैं? टॉर स्टील भी बोला जाता है। फिगर में देखिए, ये आपका क्या हो गया? माइल्ड स्टील हो गया। ये है जो क्या है? माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील में जो सरफेस होगा वो क्या होगा? स्मूथ होगा, है ना। सरफेस क्या होगा आपका? स्मूथ होगा। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, सरफेस क्या होगा? वो स्मूथ होगा। सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा, स्मूथ होगा माइल्ड स्टील में। जबकि HYSD में देखिए, ये आपका HYSD है ना। तो HYSD में जो सरफेस होता है वो कोरुगेटेड होता है या रिब होता है। ये जो दिख रहा है कर्व वाला पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आपको पता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। चाहे ग्रेड ऑफ स्टील आपका Fe250 हो या Fe415 हो या फिर Fe500 हो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होगा? 2 × 10⁵ होगा, है ना। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जबकि ध्यान रहे, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा था, नहीं? अभी मैं याद दिलाता हूँ, इसी बराबर क्या पढ़े थे? 5000√FC। तो क्या देख रहे हैं? ए है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √FC का। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेड ऑफ स्टील होता है। चाहे वो Fe250 हो, Fe415 हो, Fe500 हो, उसका वैल्यू क्या होगा? 2 × 10⁵ ही होगा, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एज डिफॉर्म बार, ये डिफॉर्म, इसमें क्या हो रहा है HYSD में? ये डिफॉर्म बार हैज कोरुगेशन और रिप्स ऑन द सरफेस ऑफ बार। बार पे क्या होगा? इसका कोरुगेशन होता है। अभी जैसे देखा यहाँ पे देखिए, इसको कोरुगेटेड सरफेस पे बोलते हैं और रिप्स बोलते हैं, है ना। इसको रिप्स भी बोलते हैं। विच हेल्प्स, इसका यूज क्या है? विच हेल्प्स टू इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ द बार इन द कंक्रीट, है ना। कंक्रीट में क्या करते हैं? जब स्टील इम्बेडेड करते हैं तो कोरुगेशन के कारण या रिब के कारण क्या होता है? ये इजीली स्लिप नहीं करता है। जब लोडिंग करते हैं तो इजीली क्या होगा? ये स्लिप नहीं होगा, यानी बेटर बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इस केस में क्या होगा? बेटर बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, है ना। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। और कितना से इंक्रीज करता है?
ये हम लोग देखेंगे जब बॉन्ड शेयर बॉन्ड एंकरेज बढ़ेंगे वहां पे 60% से जो इंक्रीज कर जाता है ना। सो हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। देखिए माइल्ड स्टील में क्या होगा, क्योंकि सरफेस उसमें प्लेन होता है तो उसमें क्या होता है, यदि ज्यादा लोड अब लगाएंगे तो क्या होगा, इजिली है जो बाहर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इजिली है जो स्लिप करके बाहर आ जाएगा कंक्रीट से। लेकिन HYSD में ऐसा नहीं है, रिब के कारण या कोरुगेटेड सरफेस के कारण क्या होता है, बेटर बॉन्ड है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। सो यदि हम इसका HYSD माइल्ड स्टील से कंपेरिजन करें HYSD का, तो क्या होगा, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा विथ कॉन्क्रीट। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। इकोनॉमी की बात करते हैं, जब कंपेरिजन कर रहे हैं HYSD और माइल्ड स्टील में, तो क्या होगा, HYSD इकोनॉमिकल है, लेकिन आप सोच रहे होंगे, आप जो सोच रहे हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप सोच रहे हो कि HYSD सस्ता मिलता है, नहीं, दोनों मार्केट में देखेंगे तो HYSD हो या माइल्ड स्टील हो, दोनों का प्राइस क्या होता है, सेम होता है, दोनों का प्राइस सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। वो कैसे, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इज सेम बट लेस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू हायर स्ट्रेंथ, ड्यू टू हायर स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पे 50 kg रेनफोर्समेंट की जरूरत है। कितना है, 50 kg रेनफोर्समेंट की जरूरत है। कहने का मतलब है कि यदि माइल्ड स्टील लगाते हैं तो 50 kg यदि लग रहा है, और यदि HYSD लगाएंगे तो चूंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हो सकता है ये 30 kg में ही हो जाए, ये 30 kg में ही हो जाए। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए माइल्ड स्टील में 6 रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, तो इस केस में 4 रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, क्वांटिटी लेस हो गया, क्वांटिटी लेस होने से ओवरऑल प्राइस हमारा क्या हो गया, कम गया, ओवरऑल प्राइस कम गया, है ना। ओवरऑल प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ कम यूज हो रहा है, 30 kg ही यूज हो रहा है ना। सो क्लियर है, कॉस्ट इज सेम बट लेस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू हायर स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है। मतलब माइल्ड स्टील में यदि 6 रेनफोर्समेंट यूज करने से जो स्ट्रेंथ हमें मिल रहा था, वो HYSD में 4 रेनफोर्समेंट यूज करने से ही स्ट्रेंथ मिल जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, क्वांटिटी कम गया, जब क्वांटिटी कम गया तो क्या होगा, प्राइस है जो कम जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। नाउ अब देखिए, थर्ड है जो आपका TMT बार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। TMT बार है जो जनरली है जो सेल है जो बनाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बनाता है, RINL बनाता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बोलते हैं, RINL एंड सेल है जो इसका फॉर्मेशन करता है TMT बार्स का। TMT बार्स क्या है, ये HYSD से भी ज्यादा इसका क्वालिटी है जो बेटर होता है ना। सो मैन्युफैक्चर बाय पासिंग हॉट रोल्ड स्टील बार्स थ्रू द कोल्ड वाटर। इसमें क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के थ्रू इसको क्या करते हैं, पास कराते हैं। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा माइल्ड स्टील था जो डक्टाइल था, ये डक्टाइल था, लेकिन HYSD में क्या हो गया, डक्टिलिटी रिड्यूस कर गया था। क्यों, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के कारण वो क्या हो गया था, डक्टिलिटी रिड्यूस कर गया था। तो हम एक ऐसे रेनफोर्समेंट बनाना चाहते हैं जहां पर क्या हो जाए, स्ट्रेंथ भी मिले और डक्टिलिटी भी उसको सफिशिएंट मिले, है ना। जब माइल्ड स्टील में क्या था, स्ट्रेंथ कम था लेकिन वो डक्टाइल ज्यादा था। HYSD में क्या हुआ, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हुआ लेकिन डक्टिलिटी क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, है ना। लेकिन TMT बार में क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ भी मिलेगा और ये डक्टाइल भी होगा। अब कैसे अचीव कर पाते हैं उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। सो TMT बार का पूरा नाम होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। पहले पूरा नाम इसका लिख लीजिए, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, ट्रीटेड बार TMT, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, पूरा नाम ही आपको याद रखना है। मैन्युफैक्चर्ड बाई हॉट रोल्ड स्टील बार्स थ्रू कोल्ड वाटर, थ्रू कोल्ड वाटर, है ना, थ्रू कोल्ड वाटर। हाई इल्ड स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ एडवांटेज क्या हो गया, हाई इल्ड स्ट्रेंथ होता है, बेटर बिल्डेबिलिटी, बिल्डिंग है जो इजीली आप कर सकते हैं, एक्सेलेंट डक्टिलिटी एंड क्रोजन रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे है जो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, इसको ध्यान से आपको सुनना है। ये तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया किसका हुआ, माइल्ड स्टील का। ये क्रॉस सेक्शन किसका, HYSD का है ना, ये HYSD का है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, थोड़ा रिब आ जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा चारों तरफ से है जो रिब आ जाएगा इस तरह से, है ना। अब देखिए पूरा फोकस जो TMT पे होना चाहिए, क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, चूंकि कोल्ड वाटर से इसको क्या करते हैं, हम पास करते हैं।
ध्यान से सुनना है, कोल्ड वाटर से इसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जब इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो क्या होगा, काफी हॉट होगा, काफी हॉट होगा, और अचानक इसको कोल्ड वाटर से आप क्या करेंगे, पास करेंगे। तो सडनली जब कोल्ड वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या होगा, सडन हार्ड हो जाएगा। ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा, सडन हार्ड हो जाएगा, है ना। ए वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, सडन है जो हार्ड हो जाएगा। ए पोर्शन क्या हो जाएगा, सडन आपका हार्ड हो जाएगा, है ना। ऊपर का पोर्शन आपका क्या होगा, सडन है जो हार्ड हो जाएगा। जबकि अंदर का जो पोर्शन है, ए वाला पोर्शन क्या होगा, ये स्लो कोल्ड, मतलब स्लोली क्या होगा, इसमें एक कोल्ड होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। जबकि ऊपर वाला क्या हो गया, अचानक ठंडा हो गया। तो सडन कोल्ड होने से क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जबकि अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला स्लोली कोल्ड होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका डक्टिलिटी है जो मेंटेन रहेगा। तो अंदर वाला क्या होगा, ये डक्टिलिटी इसका क्या होगा, मेंटेन होगा। तो ये जो इनर पोर्शन है क्या होता है, डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है। और जो आउटर पोर्शन है वो आपका क्या होगा, जो आउटर पोर्शन हो गया, ए वाला पोर्शन, जो आउटर पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। क्यों हार्ड हो गया, क्योंकि जब सडन वाटर से पास करेंगे तो ऊपर वाला सरफेस वाटर कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, सडन हार्ड हो जाएगा। जब सडन हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ है जो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अंदर वाला क्या होगा, स्लोली ये कूल होगा। स्लोली कूल होने के कारण क्या होगा, ये डक्टाइल इन नेचर होगा। तो क्या देख रहे हैं, अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, डक्टाइल हो गया, बाहर वाला हार्ड हो गया। तो हमें स्ट्रेंथ भी मिल गया और डक्टिलिटी भी मिल गया। इस केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ एज वेल एज डक्टिलिटी है जो दोनों अचीव कर पाते हैं। इसीलिए टीएमटी बार क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएमटी बार है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको देखिए, इनर पोर्शन को बोला गया है फेराइट पेरलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। मिडिल पोर्शन है, इसको बोला गया है आपको, मिडिल पोर्शन को बोला गया है मार्टेनसाइट रिम। और जो आउटर पोर्शन है, जो लास्ट वाला पोर्शन है आउटर पोर्शन, इसको बोला गया एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट, है ना। इसके कारण क्या होता है, कोटिंग एक होता है, इसके कारण क्या होता है, इसमें क्रोजन नहीं लगता है। तो क्रोजन से भी बच गए, है ना। 3 बेनिफिट इसमें है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ भी मिल गया आपको, क्रोजन रेजिस्टेंस भी हो गया, और एक्सेलेंट डक्टिलिटी भी हो गया। तो ये तीनों पॉइंट है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये टीएमटी बार का क्या है, बेनिफिट्स है, इसका क्या है, पॉजिटिविटी है। नाउ चौथा बार है जो आपका क्रोजन रेजिस्टेंस स्टील बार बोलते हैं, सीआरएस। ये है जो आपका, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.18% होता है, इतना ही याद रखना है बस। मेनली है जो आपका माइल्ड स्टील, HYSD और टीएमटी, ये तीनों है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ टीएमटी दिखता कैसा है, ये आपका टीएमटी ये है जो आपका टीएमटी बार्स है ना। अब देखिए, अब आज का लेक्चर है जो एंड करने से पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। एक अच्छा सा क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि आप कितना भी रीड कर लें, जब तक आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वो बेनिफिशियल नहीं होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कहता है, व्हेन ए स्पेसिमेन M25 कंक्रीट इज लोडेड टू ए स्ट्रेस लेवल ऑफ 12.5 मेगापास्कल, ए स्ट्रेन ऑफ 500 into 10⁻⁶ इज रिकॉर्डेड। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता तो यूनिट नहीं लिखा है। इफ दिस लोड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। क्या किया आपने, लोडिंग करके छोड़ दिया, लोडिंग करके छोड़ दिया, ठीक है। सपोज कीजिए कि यही एक कोई बीम है, एक कोई बीम, आपने इसमें क्या किया, लोडिंग किया, है ना। लोडिंग किया, किस स्ट्रेस लेवल तक, 12.5 मेगापास्कल, इतना आपने लोडिंग किया। कितना लोडिंग किया, और ये जो बीम है किसका बना हुआ, M25 का बना हुआ, M25 का बना हुआ। कितना स्ट्रेस इसमें लगा रहे हैं, 12.5 मेगापास्कल, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, स्टार्टिंग कुछ है जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, है ना। इसके कोरिस्पोंडिंग जो स्ट्रेन है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन बोल देते हैं, या इनिशियल स्ट्रेन बोल देते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन बोल दें और इनिशियल स्ट्रेन बोल दें। इसका वैल्यू दिया हुआ है 500 into 10⁻⁶, है ना। आगे पढ़िए,
इफ दिस लोड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक ये लोड को लगाकर आपने छोड़ दिया। द स्ट्रेन इंक्रीजेज टू 1000 इंटू 10⁻⁶। अब क्या होगा, जब लोड बहुत देर तक आप लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, डिफॉर्मेशन इसमें और होगा। इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, और है जो बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब जो टोटल स्ट्रेन है, टोटल स्ट्रेन है वो कितना है, 1000 इंटू 10⁻⁻6 है, -6 है। बहुत अच्छा। इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ IS 456, कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म को क्या करना है, कंसिडर करना है। लॉन्ग टर्म को क्या करना है, कंसिडर करना है। द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन मेगा पास्कल इज, गेट 2019 में ये पूछा 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है गेट में, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट 2 मार्क्स ही होता है क्वेश्चन। सो हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए बहुत सा शॉर्ट की है, कंसीडरिंग द लॉन्ग टर्म, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है तो आपका माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए एक फार्मूला ECL, और मैं बोला था इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ECE इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा, ठीक है। अब EC क्या होता है, ये तो होता है 5000 √FCK डिवाइडेड बटा 1 प्लस थीटा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है ना, क्रीप कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। थीटा क्या होता था, थीटा होता था क्रीप कोफिशिएंट, है ना। सो पढ़ना अलग बात है, क्वेश्चन बनाना अलग बात है ना। क्रीप कोफिशिएंट मैंने बताया था कि क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बटा क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बटा इलास्टिक स्ट्रेन। आज ही पढ़े इलास्टिक स्ट्रेन तो आपको दिया हुआ, क्रीप स्ट्रेन नहीं दिया हुआ, तो आपको पता है, चूंकि यहीं पे देखिए टोटल स्ट्रेन जो होता है, एकदम ध्यान से देखना है, टोटल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन कितना, तो यहां से क्रीप स्ट्रेन क्या आ जाएगा बताइए, यहां से क्रीप स्ट्रेन कितना आ जाएगा, टोटल स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब एक अगर क्रीप निकालें तो कितना आ जाएगा, टोटल स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन कितना है 1000 माइनस इलास्टिक स्ट्रेन कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6 जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 500 इंटू 10⁻⁻6। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 5000 √FC के कितना 25, क्योंकि देखिए 25 है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। 1 प्लस थीटा का वैल्यू कहां से आएगा बताइए, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बटा इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। तो अभी थीटा का वैल्यू निकालना बाकी है। क्रीप स्ट्रेन कितना आया 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बटा इलास्टिक स्ट्रेन भी कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6, यानी कितना आ गया 1 आ गया। थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, क्या बात है। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो क्या आ गया 5000 इंटू 25, जब बाहर आएगा तो 5 होगा और 112 होगा, तो कितना हो गया 25,000 डिवाइडेड बटा 2 कितना आएगा,
कितना आएगा 12,500 12,500 क्या मेगा पास्कल। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका 12,500 मेगा पास्कल इज राइट आंसर, इज द राइट आंसर, है ना। सो क्वेश्चन आप बनाइए, बिना क्वेश्चन बनाए हुए आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। तो क्या किए, क्योंकि इसमें हमें क्रीप स्ट्रेन की जरूरत थी, तो क्रीप स्ट्रेन क्या होता है टोटल स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन 1000 था, ए 500 था, इंटू 10⁻⁶, यहाँ से क्रीप स्ट्रेन निकल गया तो ये हो गया। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे WSM, है ना। यहाँ पे इसका क्या क्या है जो एजम्पशन है ये सब देखेंगे और इस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। सो टुमारो हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे WSM। अब क्लास है जो कंटिन्यूअस होगा, सो कनेक्टेड रहिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।